वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में हेलो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों की भारी मांग पर तारानाथ तांत्रिक। कमरे में बैठे हुए तारानाथ हुक्का पी रहे थे और हम दोनों उनके सामने थे। सहसा वो बोल पड़े, देखो, इस संसार में सबसे बड़ा पाप है वासना। पुरुष को हमेशा से ही नारी के प्रति एक कामना या वासना होती है। वैसे वास्तव में ये संसार की वृद्धि का एक स्वरूप है, मगर जब ये धर्म के अनुकरण से होता है। मगर कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो धर्म को त्याग कर अधिकाधिक नारियों का उपभोग करने का इच्छा रखते हैं, मगर प्रकृति उनको इस बात की इजाजत नहीं देती है और किसी ना किसी रूप से उन्हें उनके इन कुकर्मों की सजा तो अवश्य मिलती है। आज ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूं। कुछ देर चुप रहकर हुक्का गुड़गड़ाते हुए तारानाथ कहानी को मन ही मन सजा रहे थे। ये सोचकर हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। अचानक वो बोले, ये घटना मेरे साथ की नहीं है, अपितु मेरे एक मित्र ने बताई थी। वो पेशे से डॉक्टर, यहाँ से काफी दूर, विशिष्टतः बांग्लादेश में कह सकते हैं, उनका निवास है। एक बार मुलाकात हुई थी, तब अलौकिक चर्चा के तहत उन्होंने इस बात के विषय में बताया था। वो वहीं के एक शहर में प्रैक्टिस करते थे। एक दिन शाम को वो अपनी डिस्पेंसरी बंद करने वाले थे। विशेषतः 8:30 बजे तक वो डिस्पेंसरी खुली रखते थे, मगर उस दिन उनकी साली का जन्मदिन था। समझ रहे हो, साली का जन्मदिन और जीजा ना पहुंचे, तो इसलिए 8 बजे ही डिस्पेंसरी बंद करके वो जाने को उद्युक्त थे। अंतिम मरीज था, इसलिए सोचा देख लूं। 2 व्यक्ति अंदर आए। दोनों ही अपने आप को शाल में ढके हुए थे। देखने से चेहरे से गांव के ग्रामीण दिखाई दे रहे थे। वैसे इनको ग्रामीण लोगों से थोड़ी सी चिढ़ थी, क्योंकि एक तो बहुत सा समय लेते हैं, या तो बोलते ही नहीं और बोलते हैं तो बहुत ज्यादा, ऊपर से फीस को लेकर जोड़ तोड़। डॉक्टर साहब, थोड़ा कम हो जाएगा क्या, गरीब आदमी है, इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी। व्यक्ति आकर उनके सामने बैठा। वो तुरंत ही बोले, क्या क्या तकलीफ है? मगर वो व्यक्ति कुछ बोला नहीं। अरे क्या हुआ है, बताएंगे? अब की भी वो कुछ नहीं बोला, बल्कि अपने पास खड़े व्यक्ति की तरफ देख रहा था, जैसे वो उनके बारे में कुछ बताएगा। क्या हुआ इनको, क्या तकलीफ है? उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा। साहब, बहुत तकलीफ है। अरे तो बताओ क्या तकलीफ है, वरना मैं जानूंगा कैसे? देखो, मैं जानवरों का डॉक्टर नहीं हूं। जानवरों को लक्षण से पहचानना पड़ता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, मगर तुम लोग इंसान हो, जब तक खुद से नहीं बताओगे बीमारी क्या है, मैं कैसे जानूंगा? इसके बाद उन्होंने उनका नाम पूछा।
क्या क्या नाम है? साथ वाले व्यक्ति ने बताया, हुजूर मकबूल खान। अच्छा, ये खुद नहीं बोल सकता है क्या? गूंगा है? नहीं, गूंगा नहीं हो हुजूर, वो व्यक्ति बोल पड़ा। तो क्या नाम है? ये मकबूल खान। अच्छा, उम्र कितनी होगी? जी 52 साल। 52 साल। क्या तकलीफ है? बड़ी अजीबोगरीब तकलीफ है हुजूर। अजीबोगरीब तकलीफ है? हाँ, मुझे चींटियां बहुत काटती है। चींटियां काटती है? तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? हुजूर कुछ दवाई देकर अगर मुझे इससे बचा सके। परेशान हो गया हूं हुजूर, दिन को चैन नहीं, रातों को नींद नहीं, कहीं भी बैठता हूं थोड़े ही समय में चींटियां काटना शुरू कर देती है। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आपके एक पहचान वाले ने भेजा था हुजूर। क्या कर? उसने अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाल दी। अब किसकी चिट्ठी है ये? जी कासिम अहमद की। वो हमारे गांव के पास ही डॉक्टरी करते हैं। उन्होंने यह चिट्ठी लिखकर दी और बोले कि जाकर डॉक्टर साहब को देना, मैं उनका विद्यार्थी हूं। सुनकर वो थोड़े से पशुपेश में पड़ गए। कासिम खान एक कॉमन सा नाम था जो हर साल के विद्यार्थियों में किसी न किसी का या एक से ज्यादा लोगों का होता था। अब ये कासिम खान कौन था, ये सोचने वाली बात थी। ना भी नहीं कह सकते थे क्योंकि विद्यार्थी उनको विश्वास करके मरीज भेज रहे हैं। भाई ऐसे में तो कमाई की बात है, और अगर वो थोड़ा सा चिढ़कर मरीज न भेजे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। मगर कौन सा विद्यार्थी, ये उन्हें सोचना पड़ रहा था। वास्तव में वो एक प्रैक्टिशनर के साथ साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते भी थे। दिन के समय मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे और शाम के समय अपनी डिस्पेंसरी में बैठते थे। ऐसे में बहुत से विद्यार्थी उनके हाथों से होकर गुजरे थे। समय समय पर वो लोग मरीजों को उनके पास रिफर भी करते थे। इस नाम से डॉक्टर साहब की अच्छी कमाई भी होती थी, इसलिए उनको अच्छे से व्यवहार रखना भी जरूरी था। अगर वो कह देते कि कौन कासिम खान, तो मुश्किल हो सकती थी। इसलिए हंसकर बोले, अच्छा वो कासिम, हाँ हाँ, लाओ दिखाओ क्या है। चिट्ठी खोलकर वो पढ़ने लगे। उस पे लिखा था, श्रद्धेय गुरुजी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सन 73 बैच का आपका विद्यार्थी कासिम खान। उस समय आप फार्माकोलॉजी पढ़ाते थे। मैंने आपके विषय में टॉप किया था। आपने अपने घर बुलाकर मुझे पार्टी भी दी थी। ये गांव में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये बड़ा ही अजीबोगरीब केस मेरे पास आया है। महाशय बहुत ही धनवान है, पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं, मगर जो कुछ भी हो रहा है वो असामान्य है। कहीं भी वो बैठते हैं, थोड़ी देर में ही उनके चारों ओर चींटियों का झुंड लग जाता है। पता नहीं कहां से ये चींटियां आ रही हैं। कई तरह की दवाई वगैरह दी मगर कोई उपाय न हुआ। शायद इनकी बॉडी किसी खास तरह की गंध को प्रोड्यूस कर रही है जो चींटियों को आकर्षित करती है। आप इस विषय में अच्छा जानेंगे, इसलिए आपके पास भेज रहा हूं। हाँ, आशा करता हूं आप इन्हें ठीक कर देंगे। पैसे की चिंता मत कीजिएगा, इलाज में जो भी खर्चा आएगा उसका दुगना ही देंगे, क्योंकि ये इस बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं। चिट्ठी खत्म करने के बाद डॉक्टर ने मरीज की तरफ देखा। पहन में एक बनियाइन और लुंगी थी, ऊपर से एक पुराना सा शॉल ढके हुआ था, बाल बिखरे बिखरे। ऐसा व्यक्ति धनवान और
भरपूर पैसे देगा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वैसे भी गांव वालों का कोई भरोसा नहीं है। वो बोले, देखिए, आपकी बीमारी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है और मुझे जरा जल्दी जाना भी था। आप डॉक्टर साहब, मुझे बस इस बीमारी से मुक्ति दिलाइए। मैं जितने पैसे कहेंगे दे सकता हूं। मियाँ जी के लिए पैसे कोई बात नहीं है हुजूर। 1-2 लाख रुपए तो इनके हाथों की मैल है। सुनकर डॉक्टर चौंक पड़े। वो खुद भी धनवान थे, काफी पैसे थे, मगर इसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी थी। सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऊपर से मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तब जाकर इतनी धन संपत्ति एकत्रित कर सके। मगर अभी भी उनका एक सपना अधूरा था कि अपना हॉस्पिटल खोलना है। और ये महाशय इस तरह के मैले कुचले कपड़े पहने हुए कह रहे हैं कि इनके पास बहुत पैसे हैं, 1-2 लाख रुपए ऐसे ही दे सकते हैं। सोचकर वो थोड़े आश्चर्यचकित हुए। मगर अगले ही पल जो कुछ हुआ उसने उन्हें और ज्यादा आश्चर्यचकित कर दिया। डॉक्टर ने देखा कि मरीज बातें करते करते अपना दायां हाथ उनके टेबल के ऊपर रखा हुआ है और तभी कहीं से चींटियों का एक दल धीरे धीरे टेबल पर चढ़ने लगा है। वैसे सामान्यतः चींटियां एक लाइन में चलती हैं, मगर ये चींटियां 3 लाइन में झुंड बनाकर तेजी से उसके हाथों की ओर बढ़ रही थी। डॉक्टर की नजर को देखकर मरीज ने भी उसी तरफ देखा और बोल पड़ा, वो देखिए डॉक्टर साहब, आ गए कमीने। परेशान हो गया हूं इनसे, जीना दूभर है, पैरों में भी काटना शुरू हो गया है। डॉक्टर आश्चर्य से उसकी तरफ देख रहे थे। ऐसे ही ये लोग हर जगह आ जाते हैं? हाँ साहब, हर जगह। रात को सोते हुए नाक में घुस जाते हैं। क्या उपाय नहीं किया है मैंने। रात को सोता हूं जहां, वहां खाट के चारों पायों के नीचे बड़ी बड़ी सुराहियां रखी है, पानी से भरी रहती हैं। मैं सीढ़ी से होकर उस खाट पर जाता हूं ताकि चींटियों से बचकर सोऊं। मगर ये कमीने पता नहीं कैसे खाट में पहुंच जाते हैं। हर रात 3-4 चादर बदलनी पड़ जाती है, मगर नींद का नामो निशान नहीं। जिसने जो कहा वो किया। किसी ने कहा गाय का मूत्र लगाओ, किसी ने कहा चमगादड़ की टट्टी शरीर में लगाने से उसकी बदबू से ये नहीं आएंगे। मैंने वो भी लगाया, क्या बदबू, मगर ये कमीने आ ही जाते हैं। कहीं में मैं ज्यादा देर नहीं ठहर सकता, थोड़ी थोड़ी देर में जगह बदलनी पड़ती है। एक बार तो परेशान होकर नाव लेकर नदी के बीच चला गया था। 2 दिन, बस 2 दिन आराम से वहां रहा। उसके बाद उस नाव में भी चींटियां आने लगी। मगर पानी के बीच में चींटियां कैसे आ सकती हैं? क्या पता हुजूर, मैं तो खुद परेशान था। बहुत सारे उपाय करके देख चुके हैं आप? हाँ हुजूर, पिछले 4 सालों से ये भुगत रहा हूं। हाँ, एक बार तो परेशान होकर पूरे शरीर में गुड़ लगाकर बैठ गया था। कहते हैं गुड़ से चींटियां आकर्षित होती हैं, मगर मेरे साथ उल्टा हुआ। कुछ दिनों तक चींटियां नहीं आई। हाँ हुजूर, 7 दिनों तक नहीं आई थी। साथ में आया हुआ व्यक्ति अचानक ही बोल पड़ा, 7 नहीं हुजूर, 5 दिन। उल्टी पलटी मत बात कहकर उस व्यक्ति ने साथ वाले व्यक्ति को डांटा। 5 दिन तक सब कुछ ठीक था, उसके बाद फिर चींटियां। डॉक्टर ने घड़ी की तरफ देखा, समय बीत रहा था। उन्होंने कहा, देखिए, आपका केस मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरे ख्याल से आपको मेरी जगह किसी साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। आज मुझे जरा जल्दी है, कल आप आ सकेंगे? तो फिर मैं कुछ टेस्ट करा लूंगा और जरूरत पड़ी तो मेरे एक साइकाइट्रिस्ट पहचान वाले का पता दे दूंगा। हाँ हुजूर, आ जाएंगे।
आप जहां कहेंगे चले जाएंगे, जितना पैसा लगेगा लगा देंगे, मगर मुझे इन सब से मुक्ति दिलाई है हुजूर, मुक्ति दिलाई है। कहकर वो व्यक्ति उठ गया और अचानक ही पागलों की तरह अपने शरीर से चींटियां झाड़ने लगा। कमीने, हटो कमीने, कुत्तों, मार डालूंगा मैं सबको, हट यहाँ से, हट। उसकी इस तरह से चीखने चिल्लाने को सुनकर पास ही बैठे दोनों वार्ड बॉय भी कमरे के अंदर आ गए, मगर अंदर आने की हिम्मत न कर सके और बाहर दरवाजे पर खड़े होकर ही सारा दृश्य देखने लगे। अचानक ही शरीर से चींटियां झाड़ने के बाद वो शांत हो गया। इस तरह से उसे शांत होते देख के सब थोड़े से स्थिर हुए। वो बोला, हुजूर थोड़ा पानी मिलेगा? वार्ड बॉय दौड़कर पानी ले आया। इस तरह से पागलपन की हरकतें करते हुए एक व्यक्ति को अचानक ही शांत होते देखकर वो लोग भी थोड़ा सा डर गए थे। पानी हाथ में लेकर वो बोला, हुजूर जिंदगी नरक बन गई है, अब तो मर ही जाऊं तो अच्छा होगा, ऐसा लगता है। डॉक्टर उसकी हालत देखकर थोड़े से आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्होंने घर फोन करवा दिया। आप घर में कह दो जरा इंपॉर्टेंट पेशेंट है, मैं देर से आऊंगा। केस की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अभी घर जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा। मुझे इसकी हिस्ट्री जाननी है, जरूर ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से आप ये कष्ट झेल रहे हैं। ये सब शुरू कब हुआ? वो थोड़ा अकेले में बताना चाहता हूं। उसके लिए भी अकेला? ठीक है, चाय पियेंगे? हाँ हुजूर। तो पहले चाय मंगाते हैं। सुनो, चाय ले आओ सबके लिए। कहकर वार्ड बॉय से चाय मंगा ली। चाय का गिलास हाथ में लेते ही चुपचाप चाय पीने लगा। चाय पीने के दौरान वो कुछ भी न बोला, मगर उसके बाद जब कमरा खाली हो गया तब उसने बोलना शुरू किया। हुजूर, मैं गांव के जमींदार परिवार से हूँ। पिता की मृत्यु अब मेरे 11-12 साल उम्र में पहुंचने पे हो गई थी। और माँ थी, मगर माँ का उतना मुझ पर जोर न था। इस वजह से धीरे धीरे निशंसा हो गया था। जो गांव में सब पर अपना जोर जुल्म चलाते रहता। और औरतें तो कुछ खास ही पसंद थी। गांव की लगभग सभी मजदूरों की बीवियां और सब पर समझ रहे हैं। स्वभाव से तो काफी निकृष्ट इंसान महसूस हो रहा, डॉक्टर ने कहा। हाँ हुजूर, ये तो सोच सोच की बात है। फूल आपके सामने और आप उसकी सुगंध ला रहे, ऐसा हो सकता है क्या? खैर, असली बात पे आता हो। ऐसे ही समय में मेरी माँ की एक दूर की रिश्तेदार घर आई। उसके पति की मौत हो गई थी। उम्र में मेरे ही बराबर होगी। उसकी एक बेटी थी, 14-15 साल की। सांवली सी थी, मगर इस उम्र में भी शरीर का उभार। मैं दीवाना बन बैठा। इतना सब कुछ करते थे, शादी नहीं की।
हुजूर, शादी क्यों नहीं करूंगा? शादी की हमारे में तो 4 की इजाजत है, मैंने 2 की, बच्चे भी है, मगर बिना शादी के औरत का नशा कुछ और ही होता है। शौहर बीवी के रिश्ते में वो बात कहाँ। मैं उस फूल को सूंघने के लिए भी पागल सा हो गया था, मगर उस लड़की की मां शायद ये बात समझ गई थी। हमेशा उसे सीने से लगाए रखती, चील की तरह दिन भर उस पर नजर रखती और रात को अपने साथ लेकर मेरी माँ के कमरे में ही सोती। मगर बकरे की माँ कब तक खैर बनाती। एक दिन हो गया जो होना था। क्या हो गया जो होना था? तुम इंसान हो या राक्षस? हाँ, एक छोटी बच्ची तक को तुमने नहीं छोड़ा, ऊपर से कह रहे हो गया जो होना था। मेरे लिए तो ये वो छोटी बात थी हुजूर, मगर उस लड़की की माँ बड़ी अजीब सी थी। जब उसे इस बात का पता चला तो लड़की को जहर दे दिया और खुद घर के पास वाले पेड़ से फांसी लगा ली। सब मुझे फंसाने के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए। अरे पैसे मांग लेती, जितने चाहे दे देता, मगर घर के अंदर 2 खून, बड़ी अजीब बात हो गई थी। आत्महत्या थी या तुमने खून किया था? नहीं हुजूर, मैं खून नहीं किया था। खून करता तो घर में थोड़ी करता, खून तो करते हैं नदी में ले जाके। पहले मारो, फिर मोटे से बोरे में लाश डाल दो, अंदर डालो ढेर सारा चूना और भारी भारी पत्थर, और फिर नदी में डाल दो। हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ साफ, पुलिस को चिंदी भी नहीं मिलेगी। मतलब तुम खून भी कर चुके हो? हुजूर, मेरा काम ही ऐसा है कि करना पड़ता है, मगर मैं बुरा आदमी हूं, मगर अपने वादे का पक्का हूं। मैंने वादा किया है, जो मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाएगा उसे मैं 2 लाख रुपए दूंगा और वादा पूरा करूंगा हुजूर। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, गांव के दरोगा साहब को मैं खुद ही लेने गया। 1 लाख रुपए नजराना भी लेकर गया था, बात दबाने के लिए, मगर उस दिन दरोगा साहब किसी डकैती की पकड़ के लिए गांव से बाहर थे। आए 2 दिन बाद, मेरे घर उन्हें लाते लाते 3 दिन हो गए। गर्मी का समय था, लाशें लटके लटके सड़ने लगी थी। क्या बदबू। मगर जब दरोगा साहब वहां पहुंचे तो वहां के हालात ही कुछ और थे। दोनों लाशों पर लाल चींटियों का मार लग गया था। चींटियां लाशों को खा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लाल रंग की चादर दोनों लाशों पर उड़ा दी गई है। कभी कभी चींटियों में इधर उधर हिलने से उस चादर में कंपन सा महसूस होता था। मैंने एक सिगरेट चलाकर उनकी तरफ फेंकी। उस आग से चींटियां थोड़ी सी हटी, शरीर के कुछ हिस्से दिखे और पूरा शरीर वो खा रहे, साथ ही हड्डियां तक दिखने लगी थी और सड़ी हुई बांस। दारोगा साहब भी बोले, अल्लाह, ये क्या है, रहम कर। उसके बाद ही अचानक अजीब सी बात हुई। बहुत सारी चींटियां वहां से मुड़कर नीचे उतरने लगे और अचानक मेरी तरफ बढ़ने लगी।
ऐसा लगा जैसे जैसे किसी ने उनसे कहा कि वो मेरे पीछे आए। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में इन चींटियों का उत्पात है। तुम सच में इंसान के रूप में शैतान हो। हुजूर, शैतान होता तो अल्लाह की पनाह में थोड़ी होता। 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, वैसे भी अल्लाह को मुंह दिखाना है, पूरे भी तो मिलेंगी। अगर यहां भी कुछ हूरों को अपने पास बुला लेता हूं तो क्या बुरा है हुजूर। मगर वो लड़की और उसकी मां, उनके बाद से मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। हुजूर, एक सिगरेट पी सकता हूं? पी लो, डॉक्टर ने कहा। उसने एक सिगरेट जलाई। सिगरेट पीते ही साथ वो खांस उठा। अब खांसी है तो तुम्हें सिगरेट पीते क्यों हो? पहले ये खांसी नहीं थी साहब, मगर एक रात चींटियां मेरे नाक से अंदर घुस गई थी, फेफड़ों तक पहुंच गई और वही बसेरा कर लिया। अब बाहर से ही नहीं, अंदर से भी वो मुझे खा रही है। सिगरेट पीने से कफ निकलता है, इसके जरिए कुछ मरी हुई चींटियां और अंडे बाहर निकल आते हैं। पहली बार जब कफ में मरी हुई चींटियां और खून निकला था तो बहुत डर गया था, मगर अब आदत हो गई है। मगर धीरे धीरे अंदर ही अंदर मैं खत्म हो रहा हूं साहब। अब ये जिंदगी सहन नहीं होती है, इससे भली तो मौत है। डॉक्टर आश्चर्य से उसकी बातें सुन रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर गई टेबल पर धीरे धीरे चढ़ती चींटियों पर। अनजाने में ही उस व्यक्ति ने अपना हाथ टेबल पर रख दिया था। उसकी नजर भी उधर गई। उसने चींटियों की तरफ देखकर हाथ नहीं हिलाया, बल्कि चुपचाप हाथ रखे हुए कहने लगा, ले, खा ले, खा ले। मगर आश्चर्य, चढ़ती हुई चींटियां अचानक ही वहां रुक गई। वो फिर बोल पड़ा, कोई हरकत ना करो या चुपचाप अपने हाथ उनके सामने रख दो तो वो रुक जाती है, जैसे आपस में कुछ सोच विचार कर रही हो, बातें कर रही हो। फिर बातें खत्म करके हमला कर देती है। डॉक्टर आश्चर्य के साथ उन चींटियों को देख रहे थे। सभी चींटियां वहां रुके हुए जैसे किसी के निर्देश का इंतजार कर रही थी। आखिर कौन सी थी वो शक्ति? क्या था वो जो उन चींटियों को नियंत्रित करता था? डॉक्टर ये तो समझ चुके थे कि इसका इलाज उनके हाथ से बाहर है, क्योंकि अपने कर्मों की सजा भुगतते हुए किसी इंसान को कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता है।